हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल पे कुछ बेस्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स यानी आयंस के स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा दिया था। मैंने बता दिया था कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि इन केस ऑफ आयंस, इन केस ऑफ आयंस, आयंस का मतलब क्या होता है? या तो मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पे है तो वो क्या है? आयंस का केस है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इनकी पोजीशन बताई थी कि इनको आप कैसे सेट करोगे, और उसके साथ साथ मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला भी दिया था। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे क्यों होता है? देखो सेंट्रल एटम हम वो सिलेक्ट करते हैं जो क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने तुम्हें बताई तो उसका जस्ट रिवर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ठीक है, और निगेटिव चार्ज कॉर्नर पे क्यों होता है? क्योंकि कॉर्नर पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑलवेज आते हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना जितने भी हमने निगेटिव चार्ज वाले केस किए, ऑक्सीजन हो या कोई भी हो जिसमें निगेटिव चार्ज आ रहा हो, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इतनी सी चीज है। इसीलिए निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर पे चला जाता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे आ जाता है क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो। अब देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या याद रखनी पड़ेगी कि जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाए, जो बनाना सिखाया, ये आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्जाम्स वगैरह में कहीं पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, आपको बार बार बना के नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि जेई का लेवल तो इतना छोटा नहीं होगा ना कि आपसे वो ऐसे नॉर्मल से स्ट्रक्चर्स बनवा के पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो कि जो स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने बनाए उसको आप लोग, आपने बनाना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग याद रखो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो एक्सेप्शंस देखो क्या है, दो टाइप के एक्सेप्शन है। पहला हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल एटम कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है? जो सेंट्रल एटम इस केस में होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। ऑक्टेट रूल उसका सेटिस्फाइड नहीं होगा सेंट्रल एटम का। सेकेंड केस होता है हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है यहां पे, उसके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइपरवैलेंट के केस में, और हाइपोवैलेंट के केस में सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइपोवैलेंट को हम दूसरा नाम भी देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स, और ये होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। या फिर हाइपरवैलेंट का दूसरा भी नाम होता है सुपर ऑक्टेट, इसका तीसरा नाम होता है सुपर ऑक्टेट। तो हम ये दो टाइप के एक्सेप्शंस देखने जा रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बार के केस में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और थर्ड है, एक और है, थर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन
स्पेसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ना तो कोई लोन पेयर होगा, ना ही वो बॉन्ड बना रहा होगा, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो ऑड नंबर में बचेंगे, तो उन्हें बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ठीक है, तो अपन बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। इन्हें कैसे पहचाना जाता है, ये एक्सेप्शन कैसे है, ऑक्टेट रूल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने अरेंजमेंट सिखाया, जो सर्कल वर्कल आप बना रहे हो वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ऑक्टेट रूल है, 8-8 इलेक्ट्रॉन आप कंप्लीट कर रहे थे, वो ऑक्टेट रूल है। वैसे दोनों सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए हाइपोवैलेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं BeCl2। अब अगर मैं बात करूं Be की, Be का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है 1s2 2s2, Be का एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, अब B 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 2 बॉन्ड बना सकता है, तो Be के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी Be के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी शेल यही हुई ना सेकंड वाली, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और Cl के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Be Cl के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना लेता है, यहां 6 बचेंगे, यहां पे भी 6 बचेंगे, और बीच में कुछ नहीं बचेंगे। अब अगर आप देखो तो Be के चारों तरफ सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी Be के पास Be का ऑक्टेट किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, वो Be की टेंडेंसी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि Be 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इसके पास, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2, और मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी मैक्सिमम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। तो Be सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, Be ने दोनों Cl के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्या Be के सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हाइपोवैलेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ही नहीं कर पा रहा, और ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा। बना लीजिए इसे। और देखो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल जो तुम्हें दिखेंगे वो कहां दिखेंगे, वो ये हाइपोवैलेंट का केस वहीं पे दिखेगा जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस देन हो 4 से। ठीक है, लेस देन हो 4 से, इक्वल नहीं, लेस देन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जहां जहां पे, जहां यानी जिन स्पीसीज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं इसका बताता। आज मैं आप लोगों को ओवरलैपिंग और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है एंड ऑल। तो आज की क्लास अपनी अच्छी होने वाली है। ठीक है, आज लगभग अपन 2 क्लास कवर करेंगे। पहली चीज, टाइम से मत देखना कि टाइम से कवर होगी कि नहीं होगी, टाइम भले कितना भी लगे इस लेक्चर को, लेकिन 2 क्लास आज कवर करनी है अपन को। यानी ऐसे कुछ 2 कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ने हैं, पहले इसे कंप्लीट करना है, फिर अपन को वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए सेकेंड मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, BF3, यानी 1B एंड 3F। B F और F लगा दिया हमने। B का अपन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1, ये हो गई वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, और एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। यानी B ने 3 बॉन्ड बना लिया, और स्ट्रक्चर कैसा आ गया BF3 का, कुछ इस टाइप से आ गया।
अब बी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यानी इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, यानी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि लोगों को सेटिस्फाइड कर दे, इनके बाद भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, अलग अलग तरह के मॉडल्स आए, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है बॉन्ड बनाने पे। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये पहली थ्योरी है जो कि स्ट्रक्चर बनाने में तो बिल्कुल सही थी, लेकिन पहली चीज इसने शेप के बारे में कोई बात नहीं की। अब BF3 क्या ऐसा दिखता है क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा BF3 कैसा दिखता है। तो इसने शेप वगैरह नहीं बताया था, आप F को कहीं भी रख सकते थे, 360 का एंगल आपके पास, आप तीनों F को कैसे भी अरेंज कर सकते हो यहाँ पे। उसने सिर्फ ये बताया है कि बी और एफ के बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, यानी उसने बॉन्डिंग बताई है कि किसी स्ट्रक्चर में दो स्पीसीज या दो एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। चलिए ये हो गया, तो ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में, तो जितने भी स्ट्रक्चर बनाता है सब में सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, CH4 CCl4 कुछ भी बनाए, बना लिया इसको। तो ये थे हाइपोवैलेंट का केस। तो आपको ये एक्सेप्शंस ध्यान में रखना है भाई, 3 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के या ऑक्टेट रूल के। पहला हाइपोवैलेंट जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है हाइपरवैलेंट या फिर सुपर ऑक्टेट। इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज हाइपरवैलेंट के केस में देखो एक और चीज कि हाइपरवैलेंट कहां पे होता है, उन स्पीसीज में होगा या उन सेंट्रल एटम में होगा जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो, यानी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे उसमें ये केस मिलता है। जैसे पहला स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर में अगर इसका लूं तो मैं लेता हूं H2SO4, ये मैंने क्या ले लिया H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे सल्फर का नंबर सबसे कम है, सल्फर होगा सेंट्रल एटम। मैंने आपको बताया हमेशा हाइड्रोजन कॉर्नर पे जाते हैं, चला गया कॉर्नर पे, 4 ऑक्सीजन डालनी, एक यहां डाल दो, एक यहां डाल दो, एक यहां डाल दो और एक यहां डाल दो। ठीक, H2SO4 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो यहां तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, बना दो सीधा सीधा, और यहां पे भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना के, पहले देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गया, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। तो सेम प्रोसेस इधर भी हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। भाई दोनों साइड पे तो तुमने ये कर दिया, ठीक है, ये सब तो तुम बना लोगे इसलिए मैंने बना दिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हुए, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मिनिमम, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसका मतलब 2 बॉन्ड तो ये बनाएगा। तो यहां बना लेता है डबल बॉन्ड और यहां पे बना लेता है डबल बॉन्ड। तो सल्फर के चारों तरफ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 4 4 8 हो गए, 2 2, यानी इसके चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो ये हुआ कि नहीं हाइपरवैलेंट, यानी सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। तो H2SO4 इसका पहला केस है जहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्सेप्शंस इसके हैं, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम पे 8 ही इलेक्ट्रॉन हो, कॉर्नर्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। अब देखो कैसे, H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी है 6, यानी मैक्सिमम बॉन्ड वो 6 बना सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, वो 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सामने वाला भी तो 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता होगा, तो सामने वाला भी तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो उस केस में उसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा केस है SF6, सल्फर 1
2 3 4 5 और 6। सल्फर सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी क्या हाइपोवैलेंट का केस है। और देखते हैं, और हो गया IF7। ये सब स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बना, इनका मैं आपको शेप बताऊंगा इनकी कैसी होती है आगे। यहाँ तो हमें शेप के बारे में कुछ नहीं पता ना भाई, उसने तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, शेप वगैरह डिफाइन नहीं किया। जैसे पेन है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है ना, IF7। अब देखो सेंट्रल एटम है I7F, 1 2 3 4 5 6 और 7। I सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सारे फ्लोरीन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। XeF2 जेनॉन का स्ट्रक्चर देखो, तो जेनॉन क्या है? सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पता है ना आपको, नोबल गैस है। 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक F इधर, एक F इधर। F के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो इस F के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ये तुम बना के चेक कर लेना, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, तो तुम बना के जरूर चेक कर लेना। इसके पास देखो सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 तो यहाँ पे है, 4 ये, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और 2 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे XeF2। तो ये था आपका हाइपरवैलेंट का केस। ठीक है, बना लीजिए इसे। तो ये आपके लेविस डॉट स्ट्रक्चर के एक्सेप्शंस हैं। अब देखो ये सब आप स्ट्रक्चर देखोगे, लग रहा है कितना मतलब कितनी भारी चीज है, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो ये सब बस आप लोग देख लो, देख के याद कर लो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आप जेई के स्टूडेंट हो गए, आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ये तो सिर्फ बेसिक है कि आपको आना चाहिए, लेकिन जेई कभी आपको इस लेवल पे जज नहीं करेगा कि भाई ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है कि नहीं आता। वो जनरली आपको स्ट्रक्चर यही इमेजिन करेगा कि स्ट्रक्चर आपको याद होंगे, और उसी टाइमिंग के साथ वो क्वेश्चन सेट करेगा। यानी अगर आपने स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट किया तो फॉर श्योर आप उस क्वेश्चन को उसके टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे। जेई करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमें क्वेश्चंस आ गए सॉल्व, अरे भाई आ गए, आपने देख लिए, टेक्निक आ गई आपको। लेकिन आपको उसे ना एक और मौका देना चाहिए कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको एक बार अपने लेवल पे सोचना चाहिए कि उसका कुछ और, यानी कोई चीज है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए चीज है, तो एक बार आप देखो ना कि आप उसे किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि नहीं। तो कोई भी मेथड हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसको एक बार खुद से इमेजिन करने की कोशिश किया करो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम्हें नॉर्मली हमसे सुन के समझ में आता है। ठीक। थर्ड है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के केस में आपका नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रोल निभाता है। जैसे हम बनाए HNO3, नहीं, हम यहां पे बनाते हैं NO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। छह हैं। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहां पे भी क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। बट ये एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास बच गया ना, ये तो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये देखिए, ये केस कैसा हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन का, यानी कि उस नाइट्रोजन ने दो दो बॉन्ड बना लिए, डबल डबल बॉन्ड दोनों साइड बना लिए, लेकिन अभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो कि कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन का केस।
बनाइए इसे। चलिए एक स्ट्रक्चर और बताता, NO, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। यहाँ पे उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का केस जनरली नाइट्रोजन ही दिखाता है। नाइट्रोजन में कई बार ऐसा होता है कि बॉन्डिंग करने के बाद यहाँ पे टोटल सेंट्रल एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जितनी भी चीज बताई, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल एटम के लिए है। यानी ये सारी चीजें हम सेंट्रल एटम पे देख रहे हैं और कहीं पे नहीं। ये साइड वाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है, कॉर्नर एटम या किसी और एटम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सारे जो एक्सेप्शंस है ये क्यों है, क्योंकि सेंट्रल एटम के लिए। भाई देखो कॉर्नर्स का ऑक्टेट तो इजीली कंप्लीट हो जाता है। लेविस ने सेंट्रल एटम के ऑक्टेट के लिए बताया, क्योंकि उसके लिए पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, कौन बनेगा सेंट्रल एटम। लाइक कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो वैसे सेंट्रल एटम कौन बनेगा, ये लेविस के लिए एक थॉट था। उसने बहुत प्रोसेस की, बहुत कुछ सोचा। उसने क्या बोला कि सेंट्रल एटम कौन कौन हो सकता है। सेंट्रल एटम वो हो सकता है जिसका एटॉमिक मास क्या हो, सॉरी, जो एटम सबसे बड़ा हो साइज में, वो आपका सेंट्रल एटम हो सकता है। सेकेंड उसने क्या बोला, जो एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो वो बन सकता है आपका सेंट्रल एटम। फिर उसने क्या बोला, जिसका नंबर सबसे कम होगा पूरे मॉलिक्यूल में वो बन सकता है आपका सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे थॉट थे, एक सिर्फ ये नहीं। नंबर वाला मैं तुम्हें क्यों बता देता हूं, क्योंकि नंबर वाला इजी है। हाइड्रोजन को तुम, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, और सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं है। ठीक है, जनरली आपके हाइड्रोजन और 17th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सेंटर में कभी नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक, तो ये था ऑड इलेक्ट्रॉन का केस। तो ये भाई हो गए आपके सारे एक्सेप्शंस। अब हम चलते हैं इसके ड्रॉबैक पे, इसका ड्रॉबैक क्या क्या था। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। पहली चीज देखो, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा XeF2 और यहां पे क्या है, जेनॉन रिएक्ट कर रहा है, यानी नोबल गैस रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहली चीज ड्रॉबैक क्या था कि ऑक्टेट रूल is failed to explain stability of noble gas। यानी वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या है रिएक्शन में, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड चीज, it does not tells about shape of molecules। यानी स्ट्रक्चर बनाना तो सिखा दिया लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के शेप को डिफाइन नहीं किया है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने या ऑक्टेट रूल। ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, नोट कर लीजिए। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ होमवर्क है वो आपको बनाना है। तो देखो एक मॉलिक्यूल आपको बनाना है O3 और आपको बनाना है NO2 प्लस। ठीक है, आपको बनाना है SO4 माइनस 2, आपको बनाना है Cl4 माइनस,
ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, ये आपके होमवर्क है। इन सब में कहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है, फॉर्मल चार्ज वगैरह निकाल के किस एटम पे फॉर्मल चार्ज आएगा, ये सारी चीजें आपको बना के देनी है। और ले लो HCO3 माइनस, ठीक है, PO4 -2, PO4 -3, ठीक है, PO4 -3, PO2 -2। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बना के देखने हैं कि आप इन्हें बना सकते हो या नहीं बना सकते। चलिए देख लेना इसे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम देखते हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके हम ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ, और कैसे ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर सकता है ये भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले मार्कर ढूंढ लूं, रख दिया भाई। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अच्छे टाइप का बॉन्ड है, इसे समझो, बहुत इजी है। क्या होता है बस ये देखो, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझो ये कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले मेरे पास कोई AB2 मान लो मॉलिक्यूल है, A B B, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है। अब इधर इसने डबल बॉन्ड बनाया है और इधर इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक। इधर तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर कुछ नहीं है। ये कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है। इधर तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ना सेंट्रल एटम का हो पा रहा है ना इसका हो पा रहा है। अब क्या करें, इसका तो हो गया लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी हमें कंप्लीट करना है, तो अब हम क्या करें। तो देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है जिसमें A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड B बन रहा है। अब इस साइड पे कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे अपन जिससे कि दोनों का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखो यहाँ पे कितने लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था लोन पेयर जो होता है वो या तो लोन पेयर की तरह ट्रीट होता है, नहीं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3 लोन पेयर है। अगर मैं एक लोन पेयर को इधर शिफ्ट करूं और इसको डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा। तो मैंने एक काम किया, एक लोन पेयर हटाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। एक एक स्टेप को समझो क्या हो रहा है। डबल बॉन्ड बनाते ही तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी अभी तक वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, अभी तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े उसमें हमने क्या देखा, शेयरिंग। बट कैसी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग देखी। और म्यूचुअल शेयरिंग कैसे, इक्वल, वो भी कैसी थी, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एक एक कर रहा है तो दूसरा भी एक कर रहा है, ये वाला 2 कर रहा है तो वो भी 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है तो वो भी 3 कर रहा है। हमने इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग देखी थी। बट यहां पे तो कुछ अलग ही हुआ है। यहां पे क्या हुआ, इस बी ने इस ए के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने ही लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल सी बात है, लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ये मैं आपको आगे रेजोनेंस अभी पढ़ाऊंगा, इसमें भी तब भी समझाऊंगा। और उसके आगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनिक तो अपनी बहुत बूम होने वाली है, उसकी टेंशन छोड़ दो। तो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे समझा दूंगा तुम्हें कैसे लोन पेयर वगैरह बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। अब देखो हर चीज प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे जितना समझने लायक है वो समझो, जैसे अभी तक समझते आ रहे थे बाकी चैप्टर्स में। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, इस बी ने अपने ही एक लोन पेयर को कन्वर्ट कर दिया इस बॉन्ड में, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस बॉन्ड को बनना था तो ए को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, बी को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, तब ये बनता। लेकिन ए ने यहां पे कुछ भी नहीं दिया, ए ने बी को कुछ भी नहीं दिया।
इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, यानी इस बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो बी के हैं, उसमें ए का कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको दिखाया कैसे जाता है, तो ये ऐसे दिखाया जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल हेडेड एरो से इंडिकेट करते हो। ये एरो क्या बताता है, ये जो हेड होता है ये बताएगा कि इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की गई है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट हुए। तो जैसे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए ना, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं इसको एक एग्जांपल लेके, चलो देखते हैं। मैं बनाता हूं CO मॉलिक्यूल, एक CO मॉलिक्यूल है, ठीक है, CNO, ये हो गया। पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इसके 2 4 5 2 7, नहीं पॉसिबल है। हमने डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बनाते ही ये 6 हो जाता है, लेकिन ये तो 8 कंप्लीट हो जाता है। अब ट्रिपल बनाओगे तो ये 7 रहेगा, यानी अब किसी भी तरह से इसका C का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। C का ऑक्टेट हमने सिंगल बॉन्ड से देख लिया, डबल बॉन्ड से देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो अब क्या करेगा, अगर इस स्ट्रक्चर को फिर से बना देता, CO, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे, यहाँ पे 1 लोन पेयर बचा है और यहाँ पे 2 बॉन्ड बन चुके हैं। ध्यान से देखना, अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, यानी इसको उठा के इस बॉन्ड में यूज कर दे, देखो अलग पेन से बना रहा हूं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, इसमें कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने बना दिया, तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी किसी के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग एक एटम से बॉन्ड में की जा रही है, यानी दोनों एटम की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, कोई एक ही एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है जो अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज कर रहा है, तो उस टाइप की बॉन्डिंग को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तो ये था CO मॉलिक्यूल, यानी क्या होगा, C और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ऐसे। अब देखो तुम्हें इस एरो को नहीं दिखाना, इसको रिमूव करना है, तो तुम रिमूव कैसे कर सकते हो, रिमूव तुम कर सकते हो इसको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से। कैसे, जैसे C, अब इलेक्ट्रॉन किधर से शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ से, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और किधर शिफ्ट हुआ है, कार्बन पे, तो कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी इस बॉन्ड की जगह नॉर्मल बॉन्ड की तरह आप दिखा सकते हो। तो जिधर से आपने शिफ्टिंग की उधर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और जिधर आप कर रहे हो उधर नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो आप इसको नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से समझ लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग, जितने भी एटम्स है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और उनसे बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल में से कोई एक ही एटम बॉन्ड में अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। एक दो स्ट्रक्चर और करा देता, जैसे मैं तुम्हें एक बढ़िया अभी एक मस्त चीज दिखाता। देखो मैंने H2SO4 का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। सेंट्रल एटम H 4 ऑक्सीजन है, सेट कर दिए। यहां पे सिंगल बॉन्ड बन गए थे, यहां दिक्कत नहीं थी, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे और इसके पास 6,
और इसके पास भी 6। अब अगर सल्फर अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां बॉन्डिंग में यूज कर ले, यानी ऑक्सीजन से एक भी इलेक्ट्रॉन ले ले, सल्फर अपने ही बॉन्डिंग को अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर ले और यहां पे भी अपने ही इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो क्या सल्फर के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? देखो स्ट्रक्चर, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और हर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ये स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगा SO_H, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। या फिर इस साइन को अगर हटाना है तो सल्फर पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि यहां पे सल्फर ने क्या किया, अपने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। तो इस केस में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो पूरे मॉलिक्यूल में जब कोई एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड में अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो उस टाइप की बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, NO2 का ही एग्जांपल देखते हैं, NO2 प्लस का। या फिर NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बना दिया मैंने, चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इस एंड पे तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, हाँ NO2 प्लस बनाते हैं अपन, इस साइड तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी ये डबल बॉन्ड बना सकता है इजीली NO2 प्लस के केस में, तो इधर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं है। चलो छोड़ो, और एग्जांपल लेते हैं अपन। O3 जो तुम बनाओगे, O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही है, O3 में दिखा देता मैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले, सिंपल सी बात है यार, आपको ये तो पता हो गया इतनी देर से कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिनिमम बनाता है। तो इसके पास कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके। तो अब इसको तो बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस ऑक्सीजन को इसके साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट और है, वो बॉन्ड तो बनेगा। तो अब क्या होगा, अब देखो ये अगर डबल बॉन्ड यहां पे भी बना ले, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बोल रहा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाए, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करो, 4 4 8 2 10, यानी अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 2 6 3 9, और यहाँ कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो अब करे क्या ये, ठीक है, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अब क्या करें, सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो देखो अगर ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड में अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दे तो ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल होता है। ठीक है, बना लीजिए इसे भी।
तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट अपन ने स्टार्ट किए हैं, तो अब पहली थ्योरी अपन ने पढ़ ली और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जहां पे आपको ऐसा दिख जाए कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ बॉन्डिंग हुई है, यानी ऑक्टेट कैसे भी कंप्लीट करो ये वाली बात है, तो वहां पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर फॉर्म हुआ होगा। जैसे H2SO4 में सल्फर के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते ही वो 8 में कन्वर्ट हो गए, यानी सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन गायब। तो अच्छा बॉन्ड है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, यानी कि एक बॉन्ड हम बना रहे हैं, तो बॉन्ड यानी हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो पहला होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जैसे कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसमें क्या दो एटम कंबाइन है, ठीक है। तो एटम यानी उसमें क्या होता है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, यानी मैंने आपको बॉन्ड, देखो वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेडियस के बारे में, तो रेडियस आप देख रहे थे जिसमें दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस और ऑल ये सब हमने पढ़ा था ना। तो वैसे ही बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, यानी जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसे लिखो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक है, लिखो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, the equilibrium distance between the centers of two nuclei, centers of two nuclei of two bonded atom in a molecule। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं H2 का फॉर्मेशन करूं, ठीक है, H ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, एक H का इलेक्ट्रॉन यहां पे है, H का इलेक्ट्रॉन यहां पे है। तो ये जो न्यूक्लियस से ये आपस में जो इनकी जो डिस्टेंस होती है, यानी जो दो एटम बॉन्डेड है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी बॉन्ड होने के, बॉन्ड बनने के बाद, तो सिंपल सी चीज है, ये एक एटम है, इसकी रेडियस ये एक एटम है, इसकी रेडियस ये। अब मैं इसको अगर बॉन्डेड करूं, तो बॉन्ड बनाने के बाद इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होगी, इनके न्यूक्लियस, मान लो इसका न्यूक्लियस यहां पे है और इसका यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी कोई भी दो एटम है तो उसके न्यूक्लियस वो कंबाइंड है, रहने दो, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि ये एक एटम है, ठीक है, और ये एक एटम है, दोनों बॉन्डेड है, ये इसकी रेडियस है जिसे मैं बोल देता हूं आर ए, ये इसकी रेडियस है जिसे मैं बोल देता हूं आर बी ए, ठीक है। आर मैं आपका बोल देता हूं कि कैपिटल आर आपका बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यानी दोनों के बीच के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो आपकी बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना।
अब देखो मैं आप लोग को ना कुछ बॉन्ड लेंथ लिखवा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग उन्हें याद कर लो। अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करते हो तो भाई क्या कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ बॉन्ड लेंथ है उनको याद कर लो, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। यानी आप लोग बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। कई बार ऐसे होता है ना क्वेश्चंस वगैरह, वैसे जनरली क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ दे देता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बट फिर भी जैसे कुछ जनरली है उनको याद करो। जैसे OH बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, ठीक है, इनकी बॉन्ड लेंथ तो OH की होती है 96 पिकोमीटर, इसकी होती है 96 पिकोमीटर। C सिंगल बॉन्ड C अगर है तो C सिंगल बॉन्ड C की आपकी होती है 154 पिकोमीटर। C डबल बॉन्ड C की होती है 139 पिकोमीटर। C डबल बॉन्ड C होता है 134 पिकोमीटर। C ट्रिपल बॉन्ड C आपका होता है 120 पिकोमीटर। ठीक है, ये हो गए कुछ और लिख लो। C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और N डबल बॉन्ड O अगर हुआ तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, और N डबल बॉन्ड O, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड कितना होगा, CN बॉन्ड कितना होगा। तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो होता है 116 पिकोमीटर। N डबल बॉन्ड O जो है वो होता है 122 पिकोमीटर। ठीक है, CH आपका होता है 107 पिकोमीटर, और CN आपका होता है 138 पिकोमीटर। तो इतने सफिशिएंट है, इतने तो आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, तो इनको याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कौन कौन करता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किस किस चीजों से अफेक्ट होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। पहला है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यानी बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यानी कि अगर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल हो गया, यहां पे ट्रिपल हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जा रही है, तो बढ़ते ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका रेशियो अगर देखूं तो बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगी। यानी जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, सॉरी ये हो जाएगी, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे स्मॉलर होगा, यानी बॉन्ड जितने ज्यादा साइज उतना कम। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लेंथ के केस में याद रखो कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितनी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सबसे बड़ा होगा, डबल बॉन्ड है, जैसे मैं बात करूं C सिंगल बॉन्ड C,
C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, फिर होगा डबल बॉन्ड, फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज याद रखना, ठीक है। सेकेंड, और क्या चीज फैक्टर करती है? साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बहुत मैटर करता है बॉन्ड के लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। कैसे? जैसे देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, या फिर एक ही के लेते हैं अपन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं साइज का ट्रेंड देखूं तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कार्बन का बॉन्ड क्या बन रहा होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऐसे बन रहा होगा, ये बन गया C और C के बीच में बॉन्ड, क्योंकि इनका साइज ऐसा होगा। सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा तो इनका बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जर्मेनियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज एटम का जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी आप क्या बोल सकते हो? साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी एटम का साइज जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ेगी। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहला बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट क्या क्या करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे बड़ा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल और फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। साइज एटम का क्या मैटर करता है? तो एटम का साइज जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, एटम का साइज जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी कम, ठीक है। अब यहां मैं भी आपको एक चीज और बता देता, फिर मैं आपको इनके बीच में एक सिंपल सा रेशियो बता दूंगा, एक ऑर्डर बता दूंगा, वो आप याद रख लेना, तो आपको ये पैरामीटर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंस बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। यानी सिर्फ बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी को बताता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल लू, ए ए, बी बी, सी सी, इनमें मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो भाई इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। डबल, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का नंबर। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर BO इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज थर्ड जो आता है, थर्ड नंबर पे आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। कैसे? अब मैं एक रिलेशन बता देता हूं जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों एक रिलेशन में आपस में आ जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक और पैरामीटर है बॉन्ड एंगल, वो भी बताऊंगा अभी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की सिंगल, डबल और ट्रिपल में, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सिंगल, डबल, ट्रिपल में सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। ये हो गया पहला रिलेशन। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा,
अब मैंने बताया सिंगल, डबल और ट्रिपल में से सबसे ज्यादा लेंथ कितनी किसकी होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो ये ऑर्डर आता है बॉन्ड लेंथ का, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है, ये आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए ना, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड ऑर्डर का भी है और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी है। तो ये चीज आप याद रखो कि बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, ये चीज आप ध्यान रखो। और बॉन्ड जितना बड़ा होगा यानी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये थी बात। अब बात कर लेते हैं एक और पैरामीटर जो बच गया, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो ये बॉन्ड की कुछ बेसिक से नॉलेज है, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ये हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि भाई वहां सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा ब्रेक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा पावरफुल है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एंगल। चलिए, बॉन्ड एंगल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सपोज मैं ए, बी और बी के साथ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब ए, बी और बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, ए बी बी, ठीक। ये जो आपका एंगल आया, यानी इनका स्ट्रक्चर बनाने पे ये जो एंगल आया, उसको आप बोलते हो बॉन्ड एंगल। यानी बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज, लिखो, बॉन्ड एंगल may be defined as, bond angle may be defined as the average angle between, the average angle between, the average angle between the orbitals, the orbitals containing, the orbitals containing bonding electron pairs, containing bonding electron pairs around the central atom, around the central atom in a molecule। क्या डेफिनेशन बोल रही है, क्या होता है बॉन्ड एंगल? द एवरेज एंगल, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो बॉन्ड बने, ए ने बॉन्ड बनाया ना दो बी के साथ, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो इन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से जो आपका एवरेज एंगल बन के आ रहा है वो एंगल आपका बॉन्ड एंगल कहलाता है। जैसे मैं बात करूं CH4 की, तो ये स्ट्रक्चर होता है CH4 का, और ये जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये जो एवरेज, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एवरेज एंगल होता है उसे आप बोलते हो बॉन्ड एंगल। यानी दो, जैसे मान लो ये बॉन्ड बनाया मैंने, जैसे ओजोन बनाया था, तो ये क्या है, ये बॉन्ड एंगल ही तो है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि अगर आप बॉन्डिंग कर रहे हो तो उनके बीच में जो नॉर्मल एंगल है ना वो क्या है, वही आपका बॉन्ड एंगल बन जाता है। तो ये थी भाई आज आपकी क्लास, ठीक है। इसमें जितनी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है इसे पढ़ लो अच्छे से और अच्छे से कवर करो यहां तक की चीजें। हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिवाली, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारी चीजें अभी तक की कंप्लीट रखो। जो आपको ये दिवाली के वेकेशंस मिल रहे हैं इसे तो एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है। अभी तक भी आप लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इन सब चीजों से, बट एक चीज याद रखो, एक चीज क्लियर रखो कि दिवाली आपकी
जब आपने एडमिशन लिया तो उस साल की दिवाली आपकी निकल गई। अब आपके पास सिर्फ एक दिवाली और है हमारे साथ, यानी कि जो भी है 1 साल की प्रिपरेशन आपकी और बचती है। उसके बाद वाली दिवाली तो आपको कॉलेज में मनानी है। तो ये चीज ध्यान रख के काम करना कि नेक्स्ट दिवाली से पहले पहले हम लोग अपने आप को इतना स्टेबल कर ले कि नेक्स्ट दिवाली किसी ना किसी आईआईटी कॉलेज में हम मनाएं। ठीक है। सो सबको विश यू अ रियली वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।